देखिए, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो बेटा कि ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर हम लोगों ने एक ऐसे सिलेंडर रखा ये, और ये जो सिलेंडर है, जैसे इसकी लेंथ ये वाली एल है और इस पे हम लोगों ने ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड लगाया बी, ये दे रखा है। तो बी है वो ऊपर को लगाया गया है फील्ड है। और सिलेंडर जो है वो स्टेशनरी है और तुम्हें क्या बोला जा रहा है कि इसके ऊपर तुमने बेटा, जैसे ये सिलेंडर होता है ना बेटे, ये सिलेंडर है, तुमने क्या किया, सिलेंडर के ऊपर रैप कर दिया वायर को ऐसे करके बेटे, समझ रहे हो? जब तुम यहां से देखोगे तो ये रैपिंग कुछ ऐसे की गई है, ये वाली, ठीक है, ये रैप्ड वायर, ये रैप्ड वायर है। और अब तुम्हें क्या बोला जा रहा है, तुम्हें ये बोला जा रहा है, नो डाउट सिलेंडर का कोई मास भी है, आर इसका रेडियस है, मास इसका एम है, नो डाउट। और ये जो तुम्हारे पास इंक्लाइंड सरफेस है, ये रफ है, ये रफ है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत जबरदस्त है, बहुत सिंपल भी है, ठीक है। देखो तुम्हें बोला गया फाइंड लीस्ट करंट, find the least current that should pass through the coil which will keep the cylinder in equilibrium, which will keep the cylinder in a equilibrium, कि वो सिलेंडर को इक्विलिब्रियम में रखे, ठीक है। तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया है, which will keep the cylinder in the equilibrium। देखो करना क्या है, जब तुम इसको इस साइड से देखोगे तो मतलब यहां से देखोगे तो बेटा तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें सिलेंडर अब पूरे का पूरा तो नहीं दिखाई देगा, तुम उसका एक सर्कल ही ये ड्रॉ करोगे जिसके ऊपर हमारे पास ऐसे एक वायर होगी, ऐसे एक वायर होगी, ये वाली है ना, याद है ना, क्योंकि सिलेंडर तो बेसिकली ऐसे करके है, ये वाला, इसके ऊपर तूने वायर ऐसे बांधी हुई है, ये वाली। जब तुम यहां से देखोगे तो ये सिलेंडर की वायर ऐसे दिखेगी ना तुम्हें, ठीक है। अब लॉजिक सुनो, बहुत सिंपल, इस सिलेंडर की टेंडेंसी है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर वेट लग रहा है नीचे को और ये एंगल लग रहा है थीटा, इसकी टेंडेंसी नीचे को आने की है,
mg sin थीटा। अब ये क्योंकि तुम्हें रफ सरफेस दे रखा है, यहां पे इसके पास फ्रिक्शन भी पीछे को लग रहा है, और नो डाउट ये बेटे एंगल थीटा ही है, यहां पे नॉर्मल एक्शन भी लग रहा है। पर अब तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि तुम ये बोलोगे कि सर, अब उसने बोला लीस्ट करंट बताओ ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, तुम्हें ये चीज बोली गई है। लॉजिक बहुत सिंपल है, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हें ये पता है कि जो मैग्नेटिक टॉर्क होता है बेटे ऑन अ कॉइल, कॉइल के ऊपर जो मैग्नेटिक टॉर्क होता है बेटे, उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है एम बी साइन थीटा होता है, इसमें कि एम जो है मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। और मेरा पॉइंट सुनना, ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैं तुम्हें और अच्छे वे में, मतलब अच्छे वे का मतलब हो गया कि इसमें और थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ, पर अभी सिर्फ तुम ये देखो, तुम टॉर्क का कॉन्सेप्ट के साथ खेल रहे हो, ठीक है। और ये पॉइंट आ गया P, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एक तरह से तुम टॉर्क अबाउट पॉइंट P लिख रहे हो, ये बात समझ लो। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है कि M जो है डाइपोल मोमेंट है, तो ये किसके बराबर आएगा डाइपोल मोमेंट? ये आएगा करंट इनटू एरिया। अब जो तूने बेटा, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर जो तूने वायर लपेटा है ये वाला, अब ये तो आएगा 2r, और इसकी ये लेंथ क्या आएगी L, इसकी ये लेंथ क्या आएगी, इसकी ये लेंथ क्या आएगी L आएगी। और इस वजह से ये आ गया कितना 2rl। ओके, तो ये आ गया I इंटू 2rl। मान लो नंबर ऑफ टर्न्स इसकी n है तो n आ गया। तो इस वजह से तुम्हारे पास टॉर्क का वैल्यू आ गया बेटे I 2rl n इंटू बी साइन थीटा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि इसमें करना क्या था, सुनो मेरी बात। ये तो आ गया मैग्नेटिक टॉर्क, अभी इसके बारे में मैं बताता हूँ वैल्यू कैसे आई। वैल्यू क्या होती है वो तुम्हें पता ही है, पर अब तुम्हें इसका मैं बिहेवियर बताता हूँ कि बिहेवियर कैसे करना है। देखो बेटा, लॉजिक बहुत सिंपल है। तुम कोई भी पॉइंट ये मानो, अगर तुम कोई फोर्स इधर को लगाते हो बच्चे, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर तुम कोई फोर्स इधर को लगाते हो बेटा, तो ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। लॉजिक सुनो अब, जबरदस्त। हम लोग टॉर्क लिखते हैं अबाउट पॉइंट पी, तो कौन कौन टॉर्क लगाने वाला है? फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, mg साइन थीटा लिख लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड। ये चार चीजें हैं जो टॉर्क लगाने वाली है, mg साइन थीटा बी। पर फ्रिक्शन का टॉर्क बेटा P पॉइंट पे 0 आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 आएगा। सिर्फ किन किन का आएगा, mg साइन थीटा और mb का। और ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 0 के बराबर है, तो इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब है टॉर्क ड्यू टू mg साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी mg साइन थीटा के कारण कैसे लगेगा टॉर्क, देखो एक बार। तुमने यहां पे लगाया इसको बेटा, ये तेरे पास आ गया mg, इधर तेरे पास बेटे आ गया mg साइन थीटा, और ये दूरी कितनी है r, रेडियस है ना इसका r।
तो कैसे घुमा रहा है इसको? देखो फोर्स जब तुम इधर लगाओगे पी पॉइंट को फिक्स करके, तो कैसे घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। लॉजिक बहुत सिंपल है, आंसर निकालते हैं फिर। mg साइन थीटा इंटू आर, और ये क्लॉकवाइज है और ऑब्वियस है वो नेगेटिव है, उसका मतलब है तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके कारण तुम्हारे पास क्या, कौन सा टॉर्क आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं तुम्हें बता दो, तुम्हें याद होगा एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? डॉट। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्रॉस। तुम्हें पता ही है क्लॉकवाइज, मैंने तुम्हें ये चीज बहुत पहले भी बताई है। बस वैल्यूज पुट कर दो बेटे, छा गए। यहां से तुम्हारे पास कॉमन टर्म्स कट गई बच्चों, और ये रिजल्ट आ गया। mg साइन थीटा कट गया बेटा, एक आर के साथ आर भी कट गया। mg बाय 2 NLB, this is your minimum current which is to be considered. बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चा क्लियर हो गया? मतलब सिंपल सी बात है बेटा, टॉर्क जब लिख रहे हो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं एक और चीज, सुनो मेरी बात। मान लो ये पॉइंट मार्क किया, तो टॉर्क ये वाला तुम्हारे पास एक आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुम्हें मान लो कोई भी फोर्स दिया गया हो, या उसका टॉर्क ऑपोजिट ऊपर आएगा या नीचे आएगा, बस दैट्स इट। जब टॉर्क तुम्हारा इक्वल एंड ऑपोजिट आ गया तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब तुम बोलोगे सर ऊपर आ रहा है ये टॉर्क, तो मैं बोलूंगा बेटा इसके टॉर्क के साथ तू डॉट लिख दे। तुम बोलोगे सर टॉर्क ये नीचे को आ रहा है, तो मैं बोलूंगा बेटा टॉर्क के साथ क्रॉस लिख दे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अब मैं तुम्हें इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। देख बेटा, तुम्हारे पास एक रीजन है ऐसे, तुम्हारे पास एक रीजन है ऐसे, और यहां पे ये एक फ्रेम है, ये एक स्क्वायर फ्रेम है, और तूने बेटा इस साइड पे ऐसे तूने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और यहां पे तुम्हें बोला जा रहा है कि ये करंट की डायरेक्शन है साथ में इसके, ठीक है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर है जिसका जो एज है, एज लेंथ उसकी है, और उसका मास क्या है स्क्वायर का? m है, और उसको हमने हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है ऐसे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है ना, स्क्वायर को। अब हमें, और हमने फील्ड लगाई हुई है ऐसे पे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज शोन, तो हमें ये निकालना है बेटा, फाइंड द मिनिमम b, find the minimum b for which coil will start tipping over about an edge, tipping over about an edge। मतलब ओवर एन एज का मतलब कि कोई भी एज के अराउंड, मतलब ये वाला एज, इस एज के अराउंड ये रोटेट करने वाला है, हमें मिनिमम बी निकालना है। लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि अब तूने इसी को एक्सिस मान लिया है,
इसी को एक्सिस मान लिया है और तुम्हें टॉर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल निकालोगे टॉर्क का तो फॉर्मूला है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखो कैसे निकालोगे। इस केस में इसके ऊपर वेट तो नीचे को लग रहा है mg, और तुम्हें ये भी पता है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास इधर को लग रहा है, करंट इधर को जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स किधर को लगेगा, वर्टिकली अप। वर्टिकली अप, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। याद है ना बेटा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। तो तुम ये देख पा रहे हो, और जब तो उसने बोल दिया टिपिंग ओवर है, तो टिपिंग ओवर का मतलब 100% श्योर हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन इसमें 0 हो जाएगा। तो फिर सिंपल सी बात रहेगी, सो टॉर्क ड्यू टू mg एंड टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल अबाउट दिस एज pq, अबाउट pq। ये इक्वल होना चाहिए। अब mg नीचे को लग रहा है बेटा, और इसका ये डिस्टेंस कितना है a/2, क्योंकि टोटल साइड की लेंथ क्या है बेटा a, और वो आ गया a/2, तो ये आ गया mg into a/2। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला आता है, BIL, BI तो रहेगा L की जगह A आएगा, और इसका दूरी कितना है बेटा यहां से यहां तक A, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया A, तो ये बेटे आ गया BIA into A। बस कहानी खत्म, क्या करना है यार, तो B का वैल्यू आ गया तेरे पास, B का वैल्यू, क्योंकि टिपिंग ओवर है, टिपिंग ओवर है तो बोले तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, ऐसे करके। यहां से तुम देख पा रहे हो D का वैल्यू तुम्हारे पास mg/2 IAL, ये रिजल्ट आ गया बेटा। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स जो हमने कर लिया। अच्छा, क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? यस सर। इन दो क्वेश्चंस में कोई डाउट या क्वेरी है तो बताओ। बेटा पता क्या है, देखो सीधी सी बात है, मान लो कई स्टूडेंट्स हमें हमें नया ज्वाइन किया है, कई पुराने हैं या कोई भी है, हमेशा याद रखो क्लास में हर बच्चा एक जैसा ही होता है। पुराने वालों को भी कभी याद नहीं होता है यार, क्या दिक्कत वाली बात है, पूछना है पर रिवाइज करना, पूछना वो बहुत जरूरी है। सर ये वाला पॉइंट, मतलब क्वेश्चंस करने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चंस कितने किए, नो, एक करा पर उसमें इतना जबरदस्त डिस्कशन किया, मतलब क्या बात है, मतलब वो चीज थोड़ा रहता है। साथ साथ रिस्पॉन्ड करो बढ़िया सा। एक क्वेश्चन में तुम्हें देर करवा रहा हूं, देखो एक बार, ये मैं तुम्हें अब EMI का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो कैसे करना है। तुम्हारे पास एक ऐसे एक ये पैराबोला है, ये पैराबोलिक वायर है, इसमें तुम्हें y इज इक्वल टू bx² दे रखा है, और इसमें तुम्हारे पास सारे रीजन में इनवर्ट फील्ड है, ये सारा रीजन में इनवर्ट फील्ड है, ये समझ लो, ठीक है। और एक रॉड है, इसको तुम ऊपर को लेके जा रहे हो, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर को लेके जा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये रॉड एट एनी इंस्टेंट यहां पे आ गया, इसको पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है तुम्हें ये बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे, तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का तुम्हें फॉर्मूला पता है, PVL होता है। L no doubt will be this length only. V is the velocity yet to calculate. और y तुम लिखना चाहते हो तो बेसिकली तुम्हें लेंथ L चाहिए। लेंथ L का मतलब ये वाली लेंथ चाहिए तुम्हें। ये वाली कितनी है, ये जो मैं कलर की हुई है लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है तुम्हें ये चाहिए। अब जब तुम बोलोगे कि सर ये वाली लेंथ चाहिए मेरे को, इसको ऐसे लिखना है, तो क्या करोगे, तुम बोलोगे कि मान लो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x है। तो ऑब्वियस ही बात है इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x y। ऑब्वियस ही बात है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x y। लॉजिक सुनो, तुम्हें वेलोसिटी भी निकालना है, तुम्हें लेंथ भी निकालना है बेसिकली। तो बेसिकली तुम लेंथ देखोगे तो वो 2x आएगा, सिंपल सी बात है, 2x आएगा। और ये x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, y बाय बी का स्क्वायर रूट, y बाय बी का स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि y bx स्क्वायर है। जब तुम यहां से x निकालना चाहोगे तो y बाय बी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर वेलोसिटी निकालना है, मैं बेटा बोलूंगा v बाय फॉर्मूला v इज इक्वल टू बेटे u प्लस एटी। u तो जीरो लोगे, रिजल्ट से ले रहे हैं हम लोग, जब कुछ नहीं दिया जाता तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लेते हैं इन जनरल, ठीक है। ये कितना आ गया, v इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू व्हाट 80। और यहाँ ये वाला एक्सप्रेशन है, क्योंकि टाइम नहीं लिया ना, वाई कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट के साथ सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलूंगा बेटा तुम इसको v स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, u स्क्वायर प्लस 2as, u जीरो है, s का नाम y है ना, क्योंकि ये दूरी कवर करेंगे इसने, ये वाली y, ये बेटे v आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2ay। बस कहानी खत्म, क्या बात है, साथ में क्या बात है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया, बी एल वी। व्हाट इज द बी, बी तो बी रहेगा भाई, क्या टेंशन ले रहा है। एल की वैल्यू कितनी है, ये जबरदस्त है, एक्स स्क्वायर रूट वाई बाय स्मॉल। अच्छा बी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2a y। हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू bxy स्क्वायर रूट ऑफ 2a बाय b आंसर आ गया। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला। हाँ बेटा ये 2 आना था ना यहाँ पे, हाँ क्या कह रहे हो, एक्स, अच्छा सॉरी यार, हाँ ठीक है ना, ओके बेटा। बच्चों ये सभी को पता लग गया ना, ओके देखो
तो ये हमारे पास था इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ हम लोग कैसे देखते हैं, समझते हैं, करते हैं इसको। ठीक है, चलो एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एक और करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मेरे को। सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि कहते हैं हमारे पास ना दो आइसोलेटेड स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस r2r और उनके ऊपर चार्जेस ऑलरेडी q और 4q है ऑलरेडी। और दोनों की पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। अब तुम्हें यह बोला गया व्हेन spheres are connected by a wire, then find the final surface charge density on the bigger sphere या on both spheres। दोनों स्फीयर्स के ऊपर फाइनल सरफेस डेंसिटी क्या होगी व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर। मतलब ये क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है कि इसको क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है, क्या इनिशियली तुम्हें दिया ही है, ये सिग्मा है और ये q बाय 4πr² है और ये 4q बाय 4π2r² है। तुम्हें ये दे रखा था कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले से सेम है। अब जब तुम कनेक्ट कर दोगे वायर के साथ तो क्या होगा, जब कनेक्ट कर दोगे वायर के साथ when connected with the wire तो क्या होगा तुम्हें ये बताना है। तो होगा क्या, यहाँ पे तुम लोग ये लिखोगे कि जब हम वायर के साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज फ्लोस टिल देयर फाइनल पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। जब तक उनके फाइनल पोटेंशियल्स इक्वल हो जाएंगे तब। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। पहले तो तुम्हारे पास ये जैसे R और ये 2R था और ये Q था और ये 4Q था और सरफेस चार्ज डेंसिटीज के बारे में लिख दिया। जब तूने वायर के साथ लगाया बेटे, मान ले
इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1 फाइनल, इसका नाम, और इसका नाम आ गया Q2 फाइनल। Q1 फाइनल और Q2 फाइनल, मतलब दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल हो गए, फाइनल पोटेंशियल्स आर इक्वल। अब इसका कितना पोटेंशियल आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्फीयर के टाइम में क्या होता है, Q1F बाय रेडियस r। इसका वैल्यू क्या होता है, A Q2F, पर इसका रेडियस कितना है तेरे पास, 2r। तो यहां से तुम ये देख पा रहे हो Q1F जो है Q2F बाय 2 है, पर चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। तो जो तुम्हारे पास बेसिकली टोटल चार्ज है वो कितना है, 5Q। सो ये Q1F और Q2F इन दोनों का सम कितना आएगा, 5Q के बराबर। अब यहाँ पे तुम जैसे Q2F का वैल्यू पुट कर दो 2 टाइम्स Q1F, तो कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और Q1F का वैल्यू कितना आ गया बेटे, 5/3Q, 5/3Q। और Q2F का वैल्यू कितना आ गया बेटे, Q2F का 5/6Q, ये Q2F का वैल्यू आ गया। बस कहानी खत्म। नाउ फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर सेकंड कितना आया, फाइनल चार्ज बाय फाइनल एरिया। एरिया तो थोड़ी चेंज करने वाला है बेटा, तो पाप हो जाएगा अगर एरिया चेंज कर दिया तो। स्फीयर के रेडियस में तो हम चेंज ही नहीं मानते कुछ भी, है ना। Q2F तो ने लिख दिया बेटा, 5/6Q होगा, और ये कितना आ गया, 16πr²। अब जबरदस्त पॉइंट ये है कि यहाँ पे तूने जो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है 4Q/4Q इंटू या Q/4πr², ये बेसिकली कितना है, सिग्मा के बराबर। मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे ही लिखता हूँ, 5/6 इंटू 4 इधर लिख के 24 कर देता हूँ। Q2F है और सेकंड वाले के लिए एरिया लिखना है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ये 5/6, और चार्ज भी मेरे को लिखना पड़ेगा, तो चार्ज भी लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा बताओ बेटा क्या करें यार, नहीं इसमें क्या सरफेस चार्ज सेम ही है। हाँ, सरफेस डेंसिटी दोनों की सेम नहीं आएगी बेटा, अब डिफरेंट हो जाएगी। अब डिफरेंट हो जाएगी। और ये Q2F आ गया, Q2F कितना है, 5/6 Q बाय 4π इंटू 4πr², 4π/4πr²। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना एक बार जल्दी जल्दी से, और इसका आंसर जो है वो 5/6 सिग्मा आएगा। सॉल्व कर लेना, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सॉल्व करके देख लेना बेटा अपने आप ही यार। यस सर, Q1 सिग्मा 1 आएगा 5/3। हाँ ओके, वैल्यू निकाल लेना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, क्या दिक्कत है, इतना तो काम कर ही लेंगे हम लोग, है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ऐसे 4 प्लेट्स दे रखी है तुम्हें, एक ये दूसरी, ये तीसरी,
ये चार प्लेट्स दे रखी हैं तुम्हें, ये जैसे ए बी सी डी, इनको इनको जोड़ा हुआ है और इसका नाम तुमने एक्स लिख दिया, इसका नाम तुमने वाई लिख दिया। क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ कैसे आएगी, कितनी आएगी। तो देखो एक सिंपल सी बात सुनो, मैं तुम्हें इसको बता देता हूँ कि ये ABCD प्लेट्स का नाम तो चलो बाद में लिखते हैं। सुनो मेरी बात, अगर तूने इसको पोटेंशियल एक्स दिया तो ये सारी प्लेट के ऊपर पोटेंशियल एक्स आएगा, ये बात पक्की है। और ये प्लेट पे एक्स आएगा और ये वाली सारी प्लेट के ऊपर जो है वो वाई पोटेंशियल आ जाएगा और इस पे एक्स आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। मान ले तूने बोल दिया सर मैं इसका पोटेंशियल जेड कर दूं, मैं बोलूंगा बेटा ठीक है, क्या दिक्कत है। तो ये सारी प्लेट का पोटेंशियल इसका भी जेड है क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी जेड आएगा। अब ये बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया प्लेट का जो है ए है और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो डी है। मैंने तुम्हें याद है कैपेसिटर्स में करवाया था, बेसिकली ये प्लेट्स ऐसे लगी होती हैं और इनके बीच में ये सेपरेशन डी है और ये वाला एरिया ए होता है, ये वाला एरिया ए होता है। मैंने तुम्हें बताया। और जब तुम फ्रंट एंड से देखोगे तो तुम्हें ये लाइन दिखेगी और ये वाली लाइन दिखेगी, ये तूने बनाई कोई भी, और डी डी सेपरेशन दिखेगा बस। और एरिया के लिए ये तुम नहीं देख पाओगे। जब तुम इसको सॉल्व करोगे पहले इधर मार्क कर दोगे ये एक्स है, इधर मार्क कर दोगे वाई है और यहाँ पे मार्क कर दोगे जेड है। प्लेट्स का नाम मेंशन कर दो बस। तो ये प्लेट तूने लगा दी एक्स के साथ और ये प्लेट लगा दी तूने एक जेड के साथ, लग गया। अब यहाँ से नीचे आ जाओ, ये भी एक्स ये भी जेड, ये दोनों प्लेट्स लगी, एक कैपेसिटर खत्म, दूसरा भी लगा दिया, तीसरा जेड और वाई के बीच में। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ये दोनों की कैपेसिटी सेम है, ये C/2 और इसकी कैपेसिटी का नाम C लिख दो। तो CXY का वैल्यू सीधा कितना आ गया, C/2 इंटू C बाय C/2 प्लस C। इसका आंसर आ गया बेटे 2 और 2 कट जाएगा, C/3 आ जाएगा। C/3 आएगा, कितना आएगा 2C/3। अच्छा कितना आएगा यार, क्या कर रहे हो, ये 2C आएगा बच्चे। बेटा पैरेलल में कैपेसिटी ऐड होती है ना, पैरेलल में बेटा कैपेसिटी ऐड होती है ना। हाँ तो कितना आ गया 2C/3, 2/3। C का वैल्यू तुम्हें पता ही है, पैरेलल प्लेट का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है C का वैल्यू। ये आंसर आ गया। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ एक जबरदस्त वाले पॉइंट्स थे और इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, दैट विल बी द क्वेश्चन फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें काफी डिटेल में पहले भी करवाया हुआ है और इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा आपको दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है।
तुम्हें एक कैपेसिटर दिया गया है 5 माइक्रोफैरेड और ये दिया गया, ये रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा है, ये 10 वोल्ट दे रखा है, और ये बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा जो मैं शेयर करने वाला हूँ, उस वजह से इसको ध्यान से सुनना। ये बेटा 6 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये 6 ओम है, ये स्विच ऐसा है। अब तुम्हें क्या बोला जा रहा है? तुम्हें बोला जा रहा है फाइंड चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड as a function of time पर कब during the charging of capacitor। ठीक है, ये अब मेरा पॉइंट सुनना, मेरा पॉइंट सुनना। तुम इन पॉइंट्स को मार्क कर लो। इन पॉइंट्स को मार्क कर लो और इनका नाम रख दो ए और बी। सारी कहानी यहीं पे खत्म होती है। इसको सॉल्व करने का मेथड है थेवेनिन्स थ्योरम। आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया रहेगा, थोड़ा सा लगेगा पता नहीं क्या है, पर ये सबसे इजी है, ये बात पक्की है। मान लो तुम लोग कोई और क्वेश्चन ट्राई करो ना करो, पर इसी क्वेश्चन में इतना अच्छे से समझ लो ताकि जब तुम्हें स्टेप्स याद हो गए तो तुम कहीं पे भी अप्लाई करना, निकलेगा क्वेश्चन, बनेगा, 100% बनेगा। यहाँ पे तुम ए मार्क कर दो, इसको बी मार्क कर दो, और सारे का सारा ओपन सर्किट मान लो, और जो तुम्हारे पास यहाँ पे बनेगा उसको बनाओ। अब ये 4 ओम, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, थेवेनिन थ्योरम बोलते हैं इसको। सबसे पहले तुम्हें पता ही है, जब कोई तुम सेल बनाते हो तो सेल का ईएमएफ होता है और सेल का रेजिस्टेंस होता है। इसका नाम तुम इंटरनल रेजिस्टेंस लिखते हो, इसका नाम तुम ईएमएफ लिखते हो। बस ये कहानी होती है किसी भी सेल की। अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस सर्किट को ऐसे यूज करूंगा, कि मैं इससे एक सेल बना सकूं और उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकूं। यही मेरा मोटिव रहेगा। ये 4 ओम आ गया, ये ए आ गया। अभी जब तुम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाले हो तो सेल को कंसिडर ही ना करो, सेल है ही नहीं जब तुम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाले हो। लॉजिक भी बता रहा हूं मैं, जब तुम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाले हो सिर्फ रेजिस्टेंसेस को दिखा दो। यहां से तुम देख पा रहे हो ये ए है, ये बी है, तो जिसमें ये दोनों पैरेलल में आ गए और इसके साथ ये सीरीज में आ गई। तो रेजिस्टेंस इंटरनल ए बी के क्रॉस तुम्हारे पास कितना आ गया, ये 4 और ये 3, 7 ओम आ गया। तुम्हारा पहला टास्क खत्म हो गया रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब निकालना है करंट, अब सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ नहीं करना, किरचॉफ लॉ लगा देना। ये रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे सेल लगाओ, नो डाउट, हंसते हंसते, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 6 ओम है, नो डाउट, ये बी है, और यहाँ पे भी तुमने एक सेल लगाया हुआ है ऐसे, 20 वोल्ट है, और ये ऐसे, ये 6 ओम है, मतलब इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। अब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। सुनो मेरी बात, मान लो तुमने बोला सर कि क्या बोलते हैं,
ये जो करंट है, ये करंट इधर से इधर गया, मैं बोलूंगा बेटा इधर तो करंट गया, फिर बाद में किधर गया, फिर तुम हंसना शुरू कर दोगे, चुप हो जाओगे, तुम मान लोगे कि ये वर्किंग में नहीं है। सही बात है। अब तुम इसका करंट भेजोगे, सर ये करंट इधर गया, अब ये सर करंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अभी तो बताया कि करंट अगर इधर से इधर जाता है तो गुम हो जाता है करंट, पता नहीं किधर चला गया, इधर करंट जाएगा नहीं, तो ये सारे का सारा करंट इधर से इधर जाएगा। सर इस चेन में जो करंट आई आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये तुम्हारे पास आ गया 5/3, 5/3 ये आ गया, यहां से यहां ये करंट इधर से इधर जा रहा है 5/3। अब देखो करना क्या है, अब तुम्हें ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। अब लगा दो सिंपल केवीएल, यहां से शुरू किया बी ए, इसमें कोई करंट नहीं है तो 4 ओम नहीं लेंगे, यहां से यहां गए तो क्या दिखा -10, यहां से यहां गए, अभी अपन जा भी इधर को रहे, ये भी इधर को जा रहा है, तो ये आ गया -5/3 × 6, कहां पहुंचे बी पे, यहां से तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बेटे बी ए माइनस बी बी का 20 वोल्ट। नाउ सर्किट इज रेडी, लाइक व्हाट, एक सेल, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका नाम तुमने ए बी रखा, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया, और एक कैपेसिटर लगाया जो कि 5 माइक्रोफैरड था, और इसका वैल्यू तुम 20 निकाल दिया, इसका वैल्यू तुमने कितना निकाला था, इसका वैल्यू 7। So therefore during the charging of capacitor, charge on 5 microfarad is Q is equal to Q naught, तुम्हें पता ही है Q naught होता है, और Q naught क्या होता है, फुल कैपेसिटी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई सी आर होता है, याद है ना, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में ये चार्ज का फॉर्मूला होता है। फाइनली तुम्हारा आंसर कितना है, Q इज इक्वल टू Q नॉट, Q नॉट इज व्हाट, कैपेसिटी 5, वोल्टेज कितना 20, 5 × 20 कितना आ गया 100 माइक्रोफैरड है, तो ऑब्वियस है माइक्रो कूलम में आ जाएगा। 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई सी आर, सी कितना 5, रेजिस्टेंस कितना 7, ये आ गया 35 माइक्रो, ये माइक्रो कूलम, ये आंसर आ गया। This is a way to calculate the question. I hope you have understood this concept now, everybody. Yes, sir. Okay. बच्चा कोई डाउट इसमें, कोई डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क तो बता सकते हो।